हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट ईसीजी, हमारे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी बहुत ही ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है टू डिटेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट डिसऑर्डर, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर. नाउ कम ओवर द सम बेसिक फीचर्स ऑफ ईसीजी. किस तरह से ईसीजी के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, किस तरह की ग्राफिकल वेव आती है और वो वेव किस चीज को रिप्रेजेंट करती है. तो फर्स्ट कम ओवर ईसीजी. द फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. तो नाउ कम ओवर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हम डिफाइन कैसे करेंगे. तो कम ओवर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज डिफाइंड एज graphical representation of waves, graphical representation of electrical waves या electrical activity occur in the walls of heart. इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं. जब हमने कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल कौन जनरेट करता है बेटा. ऐसे नोड विच इज सेड टू बी नेचुरल पेसमेकर सेंड और ट्रांसमिट द इम्पल्स एंड सेंड इट टू एवी नोड. एवी नोड से क्या अराइज होते थे, बंडल ऑफ हिस विच इज ऑल्सो सेड टू बी एवी बंडल्स, एंड देन परकिंजी फाइबर स्प्रेड द होल पोटेंशियल टू द वेंट्रिकुलर वॉल फॉर ग्रेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है हार्ट के चैम्बर में, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, ईसीजी. एंड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो नाउ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज द मशीन और टेक्निक used to obtain electrocardiogram. Whereas electrocardiogram is the wave representation. Electrocardiogram is the graphical representation. तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्राफी एंड ग्राम हेयर. ग्राम क्या है बेटा, ग्राफिकल वेवी रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज मशीन और टेक्निक. नाउ कम ओवर द डिस्कवरी ऑफ ईसीजी. ईसीजी को किसने डिस्कवर किया था, तो ईसीजी डिस्कवर्ड बाय और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्निक डिस्कवर्ड बाय एंथोवन. But first ECG carried out by Waller. But first human ECG carried out by Waller. डिस्कवर किसने किया था इस टेक्निक को, एंथोवन ने, लेकिन सबसे पहले ह्यूमन ईसीजी को कैरी आउट किसने किया था, वॉलर ने. नाउ कम ओवर की ईसीजी मशीन में होता क्या है. वैसे तो कुछ बच्चों ने देखा भी होगा कि इसके अंदर मेनली एक छोटी सी मशीन होती है और 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, लीड्स होते हैं. उन 10 इलेक्ट्रोड्स में से 6 लीड को पुट कर दिया जाता है अपने चेस्ट पे, एंड 4 लीड्स फॉर लिम्स. 2 लीड को, एक लीड को लेफ्ट रिस्ट में, सेकेंड वन इज राइट रिस्ट. नेक्स्ट कहाँ लगाया जाता है, लेफ्ट एंकल एंड राइट एंकल. तो 4 लीड किसके लिए होते हैं, हमारे लिम्स के लिए, और 6 इलेक्ट्रोड किसके लिए होते हैं, चेस्ट के लिए. तो नाउ ईसीजी कंपोज्ड ऑफ, या ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इट कंसिस्ट ऑफ 6 लीड्स, 10 लीड्स और इलेक्ट्रोड्स. Out of 6 leads put over chest region to record electrical waves in heart chamber or heart wall, and 4 leads for limbs, 2 for wrist,
and 2 for ankle। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता दूँ कि एक लेफ्ट एंकल पे लगाया गया है, एक राइट एंकल पे लगाया गया है। तो आउट ऑफ 10 लीड्स सिर्फ 9 लीड्स ही इलेक्ट्रिकल वेव को रिकॉर्ड करती हैं। जो राइट एंकल में लीड लगी होती है वो किसी को भी रिकॉर्ड नहीं करती, वो न्यूट्रल होती है। तो हेयर यू नोट डाउन द लीड पुट ओवर राइट एंकल does not record any electrical wave। किसी भी इलेक्ट्रिकल वेव को रिकॉर्ड नहीं करती। तो टोटल कितनी लीड आपने सुनी? 10 लीड। 6 लीड को कहाँ पुट कर दिया आपने? चेस्ट पे। 2 को कहाँ लगा दिया गया? हमारे रिस्ट में। 2 को कहाँ लगा दिया? एंकल में। तो आउट ऑफ 10 लीड्स 9 लीड्स हमारी इलेक्ट्रिकल वेव को रिकॉर्ड करती हैं, और जो राइट एंकल लीड होती है ये किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करती। नाउ कम ओवर कि जो अपनी ईसीजी है वो किसके ऊपर मूव करती है? तो हेयर राइट डाउन ईसीजी मूव ओवर अ स्टैंडर्ड लाइन ओवर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। एंड द वेव above isoelectric line are known as positive wave, whereas the wave deflected below, डिफ्लेक्टेड जो नीचे आता है बिलो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन इज नोन एज नेगेटिव वेव। अब किन वेव को पॉजिटिव कहा गया और किन को नेगेटिव कहा गया? द वेव डिफ्लेक्टेड अबव। जिस वेव की डिफ्लेक्शन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर है उसको हम पॉजिटिव वेव बोलते हैं। अभी हम ड्रॉ करेंगे PQRST वेव, तो उसके अंदर से PQRST टोटल कितनी वेव होती है? 3 वेव्स होती हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो कुछ वेव नीचे होती हैं लाइन से, कुछ वेव ऊपर होती हैं। तो जो ऊपर होती हैं उनके लिए हमने यूज़ किया पॉजिटिव वेव, जो उस लाइन से नीचे होती हैं उसके लिए यूज़ किया हमने नेगेटिव वेव। नाउ कम ओवर द सिंपल रिप्रेजेंटेशन और नॉर्मल ईसीजी, और उससे हम क्या क्लिनिकली सिग्निफाई करते हैं। तो नाउ कम ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी। बिफोर एक्सप्लेनिंग द स्टैंडर्ड ईसीजी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ईसीजी है वो किसके ऊपर रिकॉर्ड होता है बेटा? पेपर पे। और यदि आप ईसीजी पेपर पे देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह की लाइनिंग्स दिखाई देंगी 1 2 3 4 5। एवरी 5 लाइन क्या होती है? इसमें डार्क होती है, एंड दैट लाइन इज सेड टू बी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जिसके ऊपर हमारी ईसीजी रन करती है। क्लियर? हियर दिस एक्सेस रिप्रेजेंट वोल्टेज, वेयर एज दिस एक्सेस रिप्रेजेंट टाइम। अब एक जो ब्लॉक है यहाँ पे टाइम का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? 0.4 सेकेंड, 1 ब्लॉक। तो टोटल ये 5 ब्लॉक कितने का हो गया? टोटल ये कितने का हो गया? 0.04 सेकेंड, सॉरी 0.04 सेकेंड, 0.04 सेकेंड का एक ब्लॉक है। तो टोटल ये कितना हो गया? 0.2 सेकेंड। क्लियर? सेम थिंग इस तरफ यदि आप देखेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको रिकॉर्ड करता है? वोल्टेज को। तो एक ब्लॉक जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? 0.1 मिलीवोल्ट, 0.1 मिलीवोल्ट। हेयर द करंट और वोल्टेज इज जनरेटेड बाय ऐसे नोट द होल 5 ब्लॉक्स रिप्रेजेंट हेयर 0.5 मिलीवोल्ट। क्लियर? तो ये तो टेक्निकल सी चीज़ें थी, आपके सिलेबस में नहीं है। जस्ट आप समझ जाइए कि ईसीजी का पेपर कुछ ऐसा होता है। और अब हम एक स्टैंडर्ड ईसीजी ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नॉर्मल क्लिनिकल ईसीजी दिखा दूं कि किस तरह का दिखाई देता है। तो आप देखेंगे ध्यान से, यदि आप इसको देखें तो आपको इसके अंदर ग्राफिकल पेज दिखाई दे रहा होगा। आपको इसके अंदर क्या दिख रहा है बेटा? ग्राफिकल पेज। और कुछ इसके अंदर वेव दिखाई दे रही हैं, कुछ वेव्स लाइन के ऊपर हैं,
कुछ वेव्स लाइन के ऊपर दिखाई दे रही हैं आपको, जिनको हमने पॉजिटिव वेव कहा, कुछ वेव लाइन के नीचे हैं जिसको हमने नेगेटिव वेव कहा। तो और बीच में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो टोटल हर एक यदि आप ब्लॉक में देखें तो ये जो आप छोटा सा एक ब्लॉक देखें, जिसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, इतना छोटा सा ब्लॉक। क्लियर? इस ब्लॉक में टोटल यदि आप ध्यान से देखें तो फाइन लाइंस दिखाई देती हैं। तो इस तरह की फाइन लाइंस दिखाई देंगी इन ईच ब्लॉक, और हर एक ब्लॉक के अंदर आपको एक ईसीजी रिकॉर्ड होती दिखाई देगी, एक ईसीजी रिकॉर्ड होती हुई दिखाई देगी। नाउ कम ओवर स्टैंडर्ड ईसीजी की यदि एक हम हेल्दी एडल्ट का ईसीजी ड्रॉ करें तो किस तरह का ईसीजी आता है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये ईसीजी पेपर है और इसी ईसीजी ब्लॉक के अंदर एक ईसीजी रिकॉर्ड होती है। नॉर्मल यदि मैं अपनी बीट की बात करूं तो 1 मिनट पे कितनी बीट होती है बेटा, 72 टाइम्स पर मिनट। तो किस तरह का ईसीजी अपना रिकॉर्ड होता है। तो नाउ कम ओवर नॉर्मल स्टैंडर्ड ईसीजी, ईसीजी of healthy person, healthy person कैसा दिखाई देता है हमें। तो ये आपके सिलेबस में भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप देखेंगे कि किस तरह का ईसीजी आता है। तो ये है अपनी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जिसके ऊपर आपको ईसीजी वेव रन करती हुई दिखेगी। ये एक वेव आती है बेटा, पॉजिटिव वेव, लाइन से अप पोजीशन पे है, डिफ्लेक्शन अबव द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है। फिर ये वेव थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती है नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ जाती है। Here the amplitude is more than the P wave। तो ये कुछ स्टैंडर्ड ईसीजी है हमारा। Here this represent P वेव। इसको थोड़ा सा हम क्लियर बनाएं आपको दिखाने के लिए। वैसे तो ईसीजी में बिल्कुल पास आपको दिखाई देगी, लेकिन हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ईसीजी बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखा दूँ मैं, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह की P, here this wave represent P wave, this Q, R, S and this wave is T। क्लियर? अब आप देखें कि जो P वेव है QRS एक कॉन्टिन्यूस मैनर में आई है, तो इसको हम QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको हम T वेव बोलते हैं। तो हेयर व्हाट दिस डेजिग्नेट हेयर। अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ये ईसीजी किसके ऊपर मूव करती है बेटा, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे। नीचे की तरफ हम किसको मेजर करते हैं, टाइम को। अबव द लाइन दिस एक्सिस रिप्रेजेंट वोल्टेज। तो नाउ P रिप्रेजेंट व्हाट, P रिप्रेजेंट P वेव कैसी है, यहाँ पे लाइन से अबव है तो इसको हमने पॉजिटिव वेव कहा। तो यहाँ पे यदि आप पॉजिटिव वेव देखें तो कौन कौन सी आई हमारी, P, R एंड T, P, R एंड T वेव। और नेगेटिव वेव कौन सी आई हमारी, जो लाइन से नीचे है, Q एंड S, नेगेटिव वेव्स, Q एंड S वेव। क्लियर? तो अब आ जाते हैं कि ये PQRS कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है। तो हेयर P रिप्रेजेंट ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन QRS एक साथ आई है, दैट्स वाई दिस रिप्रेजेंट QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब आप कहेंगे कि मैडम व्हाट डू यू मीन बाय डीपोलराइजेशन हेयर, तो मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है डीपोलराइजेशन। फर्स्ट यू राइट डाउन, T वेव रिप्रेजेंट हेयर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, T वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। कार्डिक साइकिल को यदि मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊं तो हमने कार्डिक साइकिल में 3 इवेंट पढ़े थे बेटा। फर्स्ट इवेंट इज ऑरिकुलर सिस्टोल, सेकंड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड थर्ड इज जॉइंट डायस्टोल। क्लियर? अब यहाँ पे जब हमारी ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो किस स्टेज में है, डीपोलराइज स्टेट में। तो हेयर पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन इज इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, whereas सिस्टोल एंड डायस्टोल इज फिजिकल फिनोमिना। फर्स्ट यू नोट डाउन हेयर, क्लियर? हेयर you note down systole and diastole is physical phenomena।
क्योंकि यहाँ पे चैम्बर्स क्या दिखाई दे रही हैं आपको, कॉन्ट्रैक्ट होती हुई और रिलैक्स होती हुई, वेयर एज पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन इज इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, तो हमारी ये इलेक्ट्रिकल वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई यूज टर्म पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। एक चीज और देखी आपने कि ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी दिखा रही है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी दिखा रही है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्स स्पेस को दिखा रही है, लेकिन ऑरिकुलर डायस्टोल को ये नहीं दिखा रही क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत कम, और सरफेस ईसीजी उसको रिकॉर्ड नहीं करती। तो हेयर यू नोट डाउन, ये नीट का इंपॉर्टेंट है कि हेयर स्पेशल पॉइंट, surface ECG does not record auricular repolarization। रीपोलराइजेशन में हमारी चैम्बर क्या कर रही होती है, रिलैक्स। अब आ जाते हैं हम, मैं आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर कर दूं, व्हाट डू मीन बाय पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। सबसे पहले ध्यान से देखें कि जो पोटेंशियल है वो कौन जनरेट कर रहा है यहाँ पे, एसए नोड। हेयर द पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय एसए नोड, दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी पेस मेकर। अब जब एसए नोड ने पोटेंशियल जनरेट किया बेटा, तो जो पी वेव है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि एसए नोड ने पोटेंशियल जनरेट करना शुरू किया और ऑरिकल में क्या होनी शुरू हो गई, कॉन्ट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन। तो नाउ कम ओवर, ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हम रेस्ट में देखें तो हमारी जो कार्डिक मसल की मैं आपको सिंपली डायग्राम बता रही हूँ, सिंपल वेवी रिप्रेजेंटेशन, सिंपल डायग्रामेटिक लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। तो एट रेस्ट जब कोई भी स्टिमुलस नहीं मिला तो मेम्ब्रेन अंदर से कैसी होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बाहर से कैसी दिखाई दे रही है आपको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैसा पोटेंशियल है यहाँ पे, अंदर से मेम्ब्रेन कैसी है, नेगेटिव, ऑरिकुलर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करी हुई यहाँ पे, और ऊपर से कैसी है बेटा, पॉजिटिव। एट रेस्ट विदाउट एनी स्टिमुलस, विदाउट एनी स्टिमुलस, क्लियर। तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, पोलराइज्ड स्टेट। हेयर दिस स्टेट इज सेड टू बी पोलराइज्ड, क्योंकि अंदर से कैसी है ये, नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बाहर से कैसी है, पॉजिटिव। लेकिन अब स्टिमुलस आ चुका, ये स्टिमुलस किसने जनरेट किया बेटा, एसए नोड ने। पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हो गया। तो जैसे ही पोटेंशियल जनरेट होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखें, पूरी की पूरी अंदर से तो मेम्ब्रेन क्या थी बेटा, नेगेटिव, बाहर से कैसी थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन जिस पॉइंट पे स्टिमुलस मिला, आयंस सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाते हैं और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव, बाहर कैसा आ गया, नेगेटिव, क्लियर। तो नाउ द मेम्ब्रेन नेचर गेट चेंज, पहले पोलराइज स्टेट में थी, अब चेंज आ गया, दैट इज सेड टू बी डीपोलराइज स्टेट। इसको क्या बोलेंगे हम, डीपोलराइज्ड स्टेट। अभी तक रेस्टिंग स्टेज में थी, कोई ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ऐसे नोड ने पोटेंशियल दिया तो पोटेंशियल देते ही मेम्ब्रेन का नेचर क्या होना शुरू हुआ, चेंज। तो व्हेन डीपोलराइजेशन अकर देन सिस्टोल अकर। तो पोलराइज स्टेट में हमारी चैम्बर की स्टेट में होती है डायस्टोल, और डीपोलराइज स्टेट में किस स्टेट में होंगी बेटा, कॉन्ट्रैक्शन के फेज में। तो डीपोलराइजेशन लीड टू सिस्टोल, इट लीड टू सिस्टोल, क्लियर। नाउ अब दोबारा से पोटेंशियल को रिसीव करना है, दोबारा से पोटेंशियल को क्या करना है बेटा, रिसीव करना है। तो क्या होगा, तो आप यहाँ देखें कि दोबारा से पोटेंशियल को रिसीव करना है तो यहाँ कुछ चेंजेस आएंगे। ये जो पॉजिटिव है,
आयंस क्या कर गए, मूव कर गए। तो अब क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखें। तो नाउ द मेम्ब्रेन बिकम ओरिजिनल, जो जिस स्टेट में पहले थी अपनी नेटिव स्टेट में चली जाएगी, अंदर से पूरी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव और बाहर से पूरी तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड दैट स्टेट इज सेड टू बी रीपोलराइज स्टेट। वापस से किस स्टेट में आना बेटा, ओरिजिनल स्टेट में आना, दैट्स व्हाई यूज टर्म रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और रीपोलराइज स्टेट, and repolarized state represent lead to diastole, it lead to diastole, क्योंकि चैम्बर रिलैक्स होंगी तभी वो नेक्स्ट स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, ब्लड को रिसीव करेंगे। तो हेयर एक बार फिर से रिप्रेजेंट करती हूँ कि यहाँ पे ईसीजी में हम इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को, इलेक्ट्रिकल वेव को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रेदर देन वी यूज टर्म सिस्टोल, डायस्टोल, हालांकि आपकी एनसीईआरटी बुक में पी को बताया गया है ऑरिकुलर सिस्टोल, क्यूआरएस को रिप्रेजेंट कराया गया है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड टी को रिप्रेजेंट कराया गया है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, लेकिन हम ये टर्म यूज नहीं करते। ऑरिकुलर, यदि डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल लिखा है तो ऑरिकल किस स्टेट में है बेटा, सिस्टोलिक फेज में। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल लिखा है, इसका मतलब वेंट्रिकल किस स्टेज में है, डायस्टोल में। तो वी यूज टर्म डीपोलराइजेशन फॉर सिस्टोल एंड रीपोलराइजेशन फॉर डायस्टोल। और क्योंकि हम रीपोलराइजेशन को सरफेस ईसीजी में रिकॉर्ड नहीं कर पाते, दैट्स वाई यहाँ पे हम किसी भी तरह के ऑरिकुलर डायस्टोल को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो हेयर पी वेव रिप्रेजेंट ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन, that is auricular systole, depolarization, that is auricular systole. Whereas QRS ग्रेट वेव रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, वोल्टेज चाहिए, ग्रेट पंपिंग एक्शन करना है, पार्टिसिपेट इन पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसीलिए QRS वेव को हम ग्रेट वेव और QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड दिस रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, and here T wave represent ventricular repolarization, that is ventricular diastole। यहाँ पे auricular diastole को हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि उसका does not record auricular repolarization because its amplitude is very low। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार ध्यान से देखें। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है बेटा कि पी वेव रिप्रेजेंट ऑरिकुलर सिस्टोल, टी रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डायस्टोल, किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है? तो द एम्पलीट्यूड ऑफ टी वेव इज मोर देन पी वेव। हेयर यू ऑल्सो नोट डाउन द एम्पलीट्यूड ऑफ टी वेव इज मोर देन पी वेव। नाउ कम ओवर द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी। ये तो आपने देखा कि ईसीजी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कार्डियक साइकिल को। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम, ग्राफ के अंदर। जिस लाइन पे ये मूव करती है दैट लाइन इज सेड टू बी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। और आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर जो वेव आ रही है उसको हम पॉजिटिव वेव कह रहे हैं, जो नीचे वेव आ रही है उसको हम नेगेटिव वेव कह रहे हैं। तो ये तो था अपना स्टैंडर्ड ईसीजी। नाउ कम ओवर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी। नाउ कम ओवर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी। मैंने यहाँ पे दो सक्सेसिव ईसीजी ड्रॉ किए हैं। वैसे तो 1 मिनट में अपने कितने ईसीजी ग्राफ दिखाई देंगे, 72। क्लियर? तो PQRST एक स्टैंडर्ड ईसीजी है, PQRST अनदर स्टैंडर्ड ईसीजी है। तो किस तरह के क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं या क्या सिग्निफिकेंस नज़र आ रही है आपको? तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस, इट गिव क्लू रिगार्डिंग हार्ट रेट। यू कैन ईजिली काउंट हार्ट रेट, मतलब ईसीजी पे किसी की हार्ट रेट कम ज़्यादा है तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेव्स को काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 8 एंड सो ऑन। क्लियर? इट गिव क्लू रिगार्डिंग हार्ट रेट दैट यू कैन ईजिली काउंट हार्ट बीट ऑन द सक्सेसिव आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। एंड सेकेंड, इट गिव आइडिया about the event operated in कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल में कौन कौन से इवेंट होते हैं? ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। वो भी हमें किससे आइडिया मिलता है देख के? ईसीजी को। क्लियर? हालांकि हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन।
थर्ड, अब मैंने आपके सामने एक स्टैंडर्ड ईसीजी बनाया है बेटा, आप उसको ध्यान से देखें। तो एक 2019 निट में क्वेश्चन आया था कि जो हार्ट साउंड है लब एंड डब, फर्स्ट हर्ट साउंड S1 एंड सेकेंड हर्ट साउंड S2, जिसको हमने लब एंड डब कहा था, वो आपको कहाँ पे सुनाई देती है? तो ये वेव आपको P दिख रही है, Q R S। तो R वेव से लेके S के एंड तक, R वेव स्टार्ट हुई और S के एंड तक का जो इवेंट है, जो टाइम है, ये कौन सा हर्ट साउंड आपको सुनाई देता है? S1। कौन सा हर्ट साउंड सुनाई देता है बेटा? S1। क्लियर? अब टी वेव, जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, आपको याद होगा कि जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइज हो रहे होते हैं, डायस्टोलिक कंडीशन में होता है, तो सेकेंड हर्ट साउंड होता है। तो जब टी वेव खत्म हो रही होती है तो दिस इवेंट टी वेव के एंड में, टी वेव रिप्रेजेंट हेयर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और ये यहाँ पे ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? S2 साउंड को, S2 साउंड, दैट इज सेकेंड हर्ट साउंड लब एंड डब। तो हेयर इनिशिएशन of R and completion of S wave, इस टाइम पे कौन सा हर्ट साउंड आता है? S1 फर्स्ट हर्ट साउंड, दैट इज लब। और नाउ completion of और termination of T wave, completion of T wave और end of T wave, कौन सा हर्ट साउंड आता है? S2 डब। ये भी हमें किससे आइडिया मिलता है? ईसीजी को देख के। नाउ कम ओवर अनदर फेज कि किस टाइम पे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है और रिलैक्स हो रहा होता है। तो हेयर दिस वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और ये किसको इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? यहाँ पे ऑरिकुलर सिस्टोल को। तो ऑरिकुलर सिस्टोल यहाँ से शुरू हो चुकी है, ये ऑरिकुलर सिस्टोल चलती है। तो यहाँ तक आपका यदि हम देखें, यहाँ तक, सॉरी दिस पॉइंट, तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ मैं, सिस्टोल, और हेयर दिस रिप्रेजेंट डायस्टोल। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि कंप्लीशन ऑफ S वेव से लेके T वेव तक हमारी हार्ट की चैम्बर किस में रहती है बेटा? सिस्टोलिक फेज में। और कंप्लीशन ऑफ टी जब खत्म होने वाला है और इनिशिएशन ऑफ पी वेव जब स्टार्ट होती है, तब हमारा हार्ट किस फेज में रहता है? डायस्टोल। ये भी हमें किससे पता चल रहा है? ईसीजी की सिग्निफिकेंस। Now last come over the interpretation of ECG for clinical diagnosis of different type of heart disorder. आपको नॉर्मल ईसीजी होप सो क्लियर हो गया होगा। टोटल कितनी वेव देखी आपने? 3, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स वेव एंड T वेव। क्लियर? जो रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करती हैं डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्लियर? अब आती है यहाँ पे, यदि आप देखें कि प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल, PR इंटरवल, दिस इंटरवल बेटा, हेयर दिस PR इंटरवल यहाँ से स्टार्ट होके, और ये जो यहाँ R की शुरुआत, यहाँ पे R वेव दिख रही है। तो यदि ये PR इंटरवल लॉन्गर हो जाए, क्योंकि मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पे पोटेंशियल कौन जनरेट कर रहा है? SA नोड। और SA नोड कहाँ लोकेटेड है बेटा? ऑरिकल में। तो यदि ऑरिकल से पोटेंशियल, SA नोड से पोटेंशियल AV नोड तक नहीं पहुँचा, टाइम ले रहा है, या AV नोड से फर्दर बंडल ऑफ हेस और पुरकिंजी फाइबर में नहीं पहुँचा, तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन होने में टाइम लगेगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा PR इंटरवल, दिस रिप्रेजेंट हेयर PR इंटरवल, लॉन्गर होता जा रहा है, लंबे टाइम में आ रहा है। PR इंटरवल मतलब जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा टाइम ले रही है लगाने में। इसका मतलब ऐसे नोड से पोटेंशियल को वेंट्रिकल की वॉल तक पहुंचने में टाइम क्या लग रहा है? ज़्यादा। एंड दैट कंडीशन इज सेड टू बी हार्ट ब्लॉक, बिकॉज potential not able to reach to ventricular wall in proper time। प्रॉपर टाइम में कंडक्शन नहीं हो रही करंट की, वोल्टेज की, दैट्स वाई वेंट्रिकल की भी यहाँ पे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। तो जितना ज़्यादा PR इंटरवल बढ़ता जाएगा, इफ इट इज़ मोर देन 0.20 सेकेंड, देन द कंडीशन इज सेड टू बी हार्ट ब्लॉक, कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, देयर इज नो प्रॉपर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम SA टू AV, AV टू बंडल ऑफ हेस एंड देन पुरकिंजी फाइबर। नेक्स्ट QT इंटरवल। अब आप देखें
QT interval. Here this wave, negative wave represent Q and this wave represent T. तो जितना ज़्यादा QT wave longer होता जाएगा from this point Q to T wave. तो this is QT segment, QT interval. तो जितना QT इंटरवल लंबा हो रहा है दैट मीन्स हार्ट बीट लॉस हो रही है. जैसे हम कहते हैं ना कि जब आपने ECG को चलते हुए देखा होगा तो लॉस ऑफ बीट, हम कहते हैं कि बीट्स नहीं आ रही, डॉक्टर्स कहते हैं कि बीट्स नहीं आ रही, प्रॉपर हार्ट बीट जनरेट नहीं हो रही, एंड दैट कंडीशन इज सेड टू बी एरिदीमिया, लॉस ऑफ हार्ट बीट. एंड अल्टीमेट समटाइम इफ इट बिकम स्ट्रेट लाइन देन इट इज सेड टू बी कार्डिक अरेस्ट. स्ट्रेट लाइन आ जाती है. तो एरिदीमिया का मतलब लॉस ऑफ हार्ट बीट, देयर इज नो प्रॉपर जनरेशन. एरिदीमिया, there are so many reasons behind arrhythmia. रिदम का मतलब बीट, एरिदीमिया का मतलब लॉस ऑफ बीट. तो जितना ज़्यादा QT सेगमेंट लॉस होते जा रहे हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट बीट ड्रॉप होती जा रही है. तो आर्टिफिशियली पेसमेकर्स दिए जाते हैं, पोटेंशियल दिया जाता है, पंप किया जाता है हार्ट को ताकि वो बीट को गेन कर ले. तो हेयर QT इंटरवल बिकम प्रोलॉन्ग, देन कंडीशन इज सेड टू बी एरिदीमिया, लॉस ऑफ बीट ड्यूरिंग नॉर्मल कार्डिक साइकिल. नाउ कम ओवर, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हैं 60% बिलोंग टू CAD कैटेगरी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज. इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कोरोनरी सर्कुलेशन. वो मेजर आर्टरी, वो ब्लड जो पूरे हार्ट वॉल को ब्लड सर्कुलेट करती है, कोरोनरी सर्कुलेशन. इफ देयर इज डिपोजिशन, एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड, समटाइम कोलेस्ट्रॉल डिपोजिटेड, कैल्शियम डिपोजिटेड in the wall of coronary artery, then there is insufficient supply of oxygen to the heart wall, and that condition is said to be myocardial ischemia. ischemia का मतलब कमी आ जाना. किसके अंदर कमी आ रही है? हार्ट की वॉल में, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही. तो मायोकार्डियल इस्कीमिया, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? मायो मीन्स मसल, कार्डिक मसल में इस्कीमिया. हियर इस्कीमिया मीन्स स्टारवेशन ऑफ ऑक्सीजन, starvation of oxygen in heart muscle, due to atherosclerosis in coronary artery. What do you mean by atherosclerosis? Deposition of plaque or deposition of any substance. Deposition of plaque इन coronary artery, जिसकी वजह से उसकी ल्यूमेन क्या होती जा रही है? नैरो, एंड देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट मसल. और यदि हार्ट की मसल को ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचा तो हार्ट की मसल्स कैसी हो जाएंगी? ऑक्सीजन स्टार्व्ड, और काम करना धीरे धीरे क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी. एंड इट लीड टू चेस्ट पेन एंड इट जनरेट angina. angina मीन्स सीवियर चेस्ट पेन. जब हमारी हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता, द मेजर सिम्टम जनरेटेड बाय हार्ट इज अंजाइना. अंजाइना मीन्स चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा. तो नॉर्मल ECG आपको क्लियर हो रहा होगा. तो यदि किसी पर्सन का ECG ऐसा आता है, ये 2019 का ही क्वेश्चन है बेटा नीट का, इस तरह का ECG दिया गया था और पहचानना था कि ये मायोकार्डियल इस्कीमिया है या मायोकार्डियल इन्फाक्शन है. तो ध्यान से देखें आप, दिस वेव हेयर P वेव, QRS, T वेव तो क्या हो गई? लॉस्ट हो गई. T वेव फ्लैट हो चुकी है, और जो ST सेगमेंट है, T वेव क्या हो चुकी है यहाँ पे? फ्लैट एंड. T वेव क्या हो चुकी है यहाँ पे? फ्लैट. तो आप देख रहे हैं कि जो ST सेगमेंट था वो किस पे मूव करता था? आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से. लेकिन अब ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से क्या आ चुका है? नीचे आ चुका है. आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से क्या आ चुका है बेटा? नीचे आ चुका है. तो डिप्रेस्ड ST सेगमेंट, यदि किसी पर्सन का ECG ये वाला सेगमेंट यदि डिप्रेस्ड हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? मायोकार्डियल इस्कीमिया. मतलब यदि नॉर्मल ECG से कैसा भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, ST नीचे जा रहा है, इसका मतलब उसकी हार्ट की मसल को ऑक्सीजन सप्लाई धीरे धीरे क्या हो रही है? कम, और धीरे धीरे हार्ट की मसल्स डैमेज होने शुरू हो गई है. इफ द हार्ट मसल्स गेट कंप्लीटली डैमेज,
then it lead to myocardial infarction and common language heart attack. It is commonly said to be heart attack. मतलब यदि इसको एथरियोस्क्लेरोसिस है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो इसमें आपने दो चीज़ें देखी, एक तो एसटी सेगमेंट क्या हो गई, डिप्रेस्ड हो गई, और टी वेव कैसी हो चुकी है, फ्लैटेंड। टी वेव कैसी हो चुकी है बेटा, फ्लैटेंड। हियर दीज टू कंडीशन, टू क्लिनिकल कंडीशन ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया एंड द सिम्टम इज अंजाइना एंड द रीजन इज एथरियोस्क्लेरोसिस इन कोरोनरी आर्टरी। ल्यूमेन क्या हो गए, नैरो हो गए। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रीटेड, तो ऑक्सीजन सप्लाई अपनी हार्ट की मसल्स को क्या हो चुकी है, कम, तो हार्ट की मसल्स परमानेंट क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, डेथ हो जाएगी हार्ट की मसल को, एंड दैट कंडीशन इज सेड टू बी मायोकार्डियल इन्फाक्शन। एंड व्हाट यू नोटिस हियर दिस रिप्रेजेंट अगेन पी वेव, क्यू आर, पी क्यू आर एस एंड दिस टी वेव। क्लियर। अब आप देखें एसटी सेगमेंट जो था वो आना तो ऐसे चाहिए था नॉर्मल, लेकिन ये चला कहाँ गया, ऊपर की तरफ। तो एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट, और टी वेव कहाँ थी बेटा, टी वेव कैसी थी, पॉजिटिव, लेकिन अब टी क्या हो चुकी है, नेगेटिव। हियर टी बिकम नेगेटिव, नेगेटिव वेव। तो यदि टी की इन्वर्जन हो जाती है और एसटी सेगमेंट ऊपर की तरफ सरक जाता है, जितना ज़्यादा एसटी ऊपर जा रहा है इसका मतलब सीवियर हार्ट अटैक है। समझ गए आप। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि माइनर अटैक आया है, मेजर अटैक आया है, तो जितना ज़्यादा टी वेव नेगेटिव होती जाएगी, जितना एसटी सेगमेंट ऊपर जाता जाएगा, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, द सीवियरिटी ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो हियर यू नोट डाउन डिग्री ऑफ एलिवेशन, ST segment here represent severity of heart attack। एक बार अगेन मैं आपको रिकॉल करा दूं तो आपको ईसीजी के क्या क्या फ़ायदे नज़र आए। एक रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी मान सकते हैं हम टू डिटेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट डिसऑर्डर। एक तो हमें ये कार्डिक साइकिल के इवेंट के बारे में आइडिया देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन काउंट हार्ट बीट। यदि आप नॉर्मल हार्ट बीट रेस्ट के टाइम पे ईसीजी ले रहे हैं तो नॉर्मल बीट्स आएंगी, और कोई एथलीट का या कोई दौड़ के आया है, हैवी एक्सरसाइज करके आया, तो उसकी ईसीजी थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेगी, बीट्स ज़्यादा नोटिस कर सकते हैं आप। थर्ड, ये हमें बहुत सारे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ आया, सेकंड हार्ट साउंड कहाँ आया। इस तरह के क्वेश्चंस आपके जनरली कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अदरवाइज यदि आपके सिलेबस में देखा जाए तो हेयर जस्ट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर वेव। लेकिन आपके निट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि एसटी सेगमेंट डिप्रेस होता है तो इट लीड टू मायोकार्डियल इस्कीमिया। इस्कीमिया हेयर द प्रोनाउंसिएशन इज इस्कीमिया बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है मायोकार्डियल इस्कीमिया। एंड मायोकार्डियल इन्फाक्शन इज हार्ट अटैक। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन प्रॉपर टाइम देन इट लीड टू हार्ट अटैक। क्लियर। हार्ट अटैक अराइज ड्यू टू परमानेंट डैमेज इन हार्ट मसल, अराइज ड्यू टू परमानेंट डैमेज इन हार्ट मसल। अब यदि वेंट्रिकल की मसल डैमेज हो गई तो बहुत ग्रेट सीवियरिटी कह सकते हैं हम हार्ट अटैक की, एंड सम टाइम पर्सन गेट डाइड। तो ये था हमारा ईसीजी की डेफिनेशन, ईसीजी की रिप्रेजेंटेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी टू डिटेक्ट और टू डायग्नोज डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियस कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। थैंक यू।